हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी M247। एसएससी जीडी 11 तारीख को जो भी पेपर हुआ था, मैथ के जितने बेस्ट क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने कंपाइल किए हुए हैं। मैथ में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका मैक्सिमम चांस है आगे पूछे जाने का, हमने इसके पहले भी एक एनालिसिस करवाया था 10 तारीख को, 10 जनवरी का। मैथ के जितने क्वेश्चंस थे, हमने कहा थे क्वेश्चंस में मैक्सिमम चांस है आगे रिपीट होने का। उसमें से कई क्वेश्चंस 11 तारीख को ही रिपीट हो गए। अगले ही दिन सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको 4 से 5 चैप्टर ऐसा है मैथ में जो पढ़ के ही जाना है, 100% पढ़कर ही जाना है। अगर वो चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन छूट जाने हैं उस चैप्टर से। सिर्फ 5 से 6 चैप्टर से आपसे 8-10 क्वेश्चन एसएससी जीडी इस बार पूछ रहा है, और वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, वर्कपृष्ठ आपको बताना है। जैसे एक शंकु है, यहाँ पे शंकु इस तरह से कोण आपको लिया गया है, जिसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और जो रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि वर्ग पृष्ठ बताना है, कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ पाई हमको पता है 22/7, आर हमको दिया है 5, एल हमको निकालना है। एल क्या होता है आपका, ये साइड का जो होता है, एल आपका ये कहलाता है। जो हाइपोटेनस होता है, जो कोण का होता है, वही आपका एल कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम निकालना हो तो 5, 12 या क्या हो जाएगा 13। ये ट्रिपलेट काम करता है, 5, 12 और 13। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए अगर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में करना चाहते हैं तो। ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो गया 12, 5 क्या होगा हमारा बेस हो गया और 13 क्या होगा हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। पाई गुणते रेडियस का है 5, एल क्या है 13, 65 पाई ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो a प्लस बी आपका 25 दिया है, a माइनस बी आपको 7 दिया है। तो a तथा b का मध्य अनुपात आपको ज्ञात करना है, मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है। प्रोपोर्शन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वहाँ पर क्वेश्चन कभी पूछ लेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, कभी आपसे पूछ लिया थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, कभी आपसे पूछ लिया फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, कभी आपसे पूछ लिया मीन प्रोपोर्शन बताइए, मतलब कि तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात। तो प्रोपोर्शन का चैप्टर का आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। इससे लगभग क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में a प्लस बी आपको 25 दिया, a माइनस बी आपको 7 दिया है। तो यहाँ पर a प्लस बी, b कट जाएगा तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 25 7 32 हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा 16, a बराबर 16 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 9। b की वैल्यू क्या आ जाएगा 9। अब मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a इंटू बी। तो अंडर रूट यहाँ क्या हो जाएगा 16 गुणते 9, 16 गुणते 9। अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 गुणते 3, आंसर क्या आ जाएगा आपका 12 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 और 48 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। 36 और 48 से जो विभाज्य हो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, जैसे यहाँ पर 36 और 48 दो संख्या दी गई है, किसी एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन का जो संख्या बढ़ा दिया जाएगा। जैसे आपको दे दिया 5, 12, 15, 18, आप कह देगा इनसे विभाजित 3 अंकों की बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस तरह क्वेश्चन अगर दिया जाए कि इन सभी का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। इन सभी का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे 2 संख्या दी गई तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 36 और 48। अब एग्जाम में आपको एलसीएम निकालना भी आना चाहिए। आप इस तरह से नहीं निकालेंगे, हमने जब बच्चों की तरह के निकाला 2 18 फिर 24 फिर हमने निकाला 9 फिर 12। ये क्या होता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम इससे आपका वेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम इससे जाता है। आगे इससे क्वेश्चन क्या होते हैं छूट जाते हैं। हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारा जो प्राइम हो उसी की पावर में हमको ये चीज़ें मिल जाएं। जैसे यहाँ 36 दिया तो 9 चौक 36, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 9 चौक क्या हो 36। अब 3 भी हमारा प्राइम है, 2 भी हमारा प्राइम है। 48 है तो 48 क्या हो जाएगा 16 3 48, 2 की पावर 4 क्या हो गया 16 और गुणते 3, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। अब मैक्सिमम पावर यहाँ पे हमको लेना है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ले लें, 2 की पावर 2 भी उसमें इंक्लूड हो गया। अब क्या ले लेंगे मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हमने ले ली, 3 भी उसमें इंक्लूडेड हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमको क्या मिला एलसीएम 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, मतलब क्या हो जाएगा 144। 2 दूना 4 दूना और 16, 16 ये क्या हो गया 144। अब 144 के मल्टीपल में हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जो 4 अंकों की हो और सबसे बड़ी हो, वही आपसे पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों 9999। अब इससे छोटी कोई एक ऐसी संख्या, इससे छोटी कोई एक ऐसी संख्या जो 144 से पूरी तरह से विभाजित हो। आपके पास 2 तरीका करने का, पहला कि ऑप्शन आपको 4 दिया रहता है, तो 4 ऑप्शन में से आप ये चेक कर लीजिए 144 से कौन सी संख्या कट रही है। जो कट रही है और सबसे बड़ी संख्या हो 4 अंकों में, वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि आप एक मल्टीप्लाई कर लीजिए, कि जैसे हमने मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 9 से 1 करके आप चेक कर लेंगे, जैसे हो जाएगा 8000 हो गया। जैसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 8000 के आसपास आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 के आसपास आएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9936 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 20 बटन खरीदता कोई व्यक्ति है, 1 रुपये में 20 बटन खरीदता और 1 रुपये में कितने बटन बेचे, 25% का उसको लाभ हो। प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर हम बात करें वो चैप्टर्स की, हमको आप पहले बता देते हैं। अगर वो चैप्टर्स की बात करें, कौन सा 5 चैप्टर आप पढ़ के जाइए कि वो आपको 100% 7 से 8 क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाए, क्योंकि हर शिफ्ट में उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कुछ अलग हम बता रहे हैं। आप जब एनालाइज करेंगे, किसी भी एग्जाम को एनालाइज करेंगे कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में, पहले दिन, दूसरे दिन, तो इसी तरह से आप जीडी में देखेंगे 10 तारीख को, 11 तारीख को, तो ये 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे आप देखेंगे एसआई और सीआई, उसके क्वेश्चन अभी हमने आगे लिए हैं, आप देखेंगे 11 तारीख को भी पूछा था और 10 तारीख को जो हमने एनालिसिस करवाया था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात एंड अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर चौथा बात करें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। और पांचवें की अगर हम चैप्टर की बात करें तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। और ज्योमेट्री के आपके फार्मूले, ज्योमेट्री के आपके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये 6 टॉपिक ऐसा है, 5 से 6 टॉपिक ऐसा है कि आप समझिए कि इससे 7 से 8 क्वेश्चन आपके 100% मिल जाएंगे किसी किसी शिफ्ट में। यही 5 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो ये 5 से 6 चैप्टर आपको हमेशा प्रैक्टिस में रहना है। इन पे जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, इनसे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपसे पूछ रहा है। क्या हो गया, एसआई सीआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, साथ ही ज्योमेट्री के जो भी 3D के आपके फार्मूले हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा जो, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, कोई व्यक्ति है 1 रुपये में 20 बटन खरीदता है और 1 रुपये में कितने बटन बेचे उसको 25% का लाभ हो। लाभ कितना होना चाहिए, 25% का, मतलब 1/4। फ्रैक्शन चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, 1/4। मतलब अगर वो 4 में कोई सामान खरीद के ला रहा है तो 25% लाभ में उसको कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। अगर यहाँ 25% का लाभ कमा रहा है तो हम कितने वस्तु अगर हम निकालनी हो तो इसको हम चेंज कर देते हैं, 5/4 कर देते हैं। 5 का, अब 5 की वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है, 20। 5 की वैल्यू क्या दिया गया, 20 गुणित 4, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। मतलब कि उसको 1 रुपये में 16 वस्तु बेचनी है, 16 बटन बेचना है, तब जाकर उसको 25% का लाभ मिलेगा। 16 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ये क्वेश्चन अभी हमने कहा कि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर हमने बताया वो चीज़ें हमेशा आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। इन चैप्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जैसे अगले क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का पूछा गया था, A+B, B+C और A+C किसी काम को 50 दिन, 75 दिन, 25 दिन में करते हैं, तो A+B+C तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर दिया गया है A+B किसी काम को कितने दिन करते हैं, 50 दिन में, B+C किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 75 दिन में, और C+A उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में। A+B 50 दिन में करता है, B+C 75 दिन में करता है, C+A 25 दिन में करता है उसी काम को। अब कह रहा है कि तीनों जब मिल जाएंगे A+B+C तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, तभी हमको पता चलता है टोटल कार्य कितना है। पूरा कार्य हमको निकालना, पहले आपको कार्य पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कि इन लोगों की क्षमता कितनी है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। अब अगर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि 150 कुर्सी बनानी है और A+B इसको 50 दिन में बना लेते हैं, क्योंकि A+B किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेते हैं। 150 कुर्सी बनानी है और A+B 150 कुर्सी 50 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, A+B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे कितना, 3। एक दिन कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 3, मतलब इनकी एक दिन की इफिशियंसी क्षमता कितनी है, 3 है। अगर इसी तरह से 75 निकालेंगे तो 2 और AC+ है मतलब 25 निकालेंगे तो 6। A+B किसी काम को अगर 50 दिन में करते हैं तो एक दिन कितना काम कर रहे हैं, 3, B+ एक दिन कितना काम कर रहे हैं, तो C+ एक दिन कितना काम कर रहे हैं, 6। अगर हम कहें ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तो आप ऐड कर देंगे A+B+C, दो कॉमन आ जाएगा कि A+B, B+C, C+ जब ऐड करेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, कितना काम कर रहे हैं, 11। तो A+B+C तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11/2। एक दिन कितना काम कर रहे हैं, 11/2। टोटल काम कितना है, 150। तो 150 में आप डिवाइड कर दीजिए, 150/11/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 300/11 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आंसर आपको इस दिन में दिया होगा 300/11 दिन, या फिर इसको और डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 दूना 22, 22 8 11 17 77, 27 सही 3/11 दिन, या इसमें आपको दिया, 2 में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की क्रय मूल्य 800 रुपये है, CP कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 800 रुपये। अब कह रहे हैं यदि उसे 1100 में बेचा जाए, SP क्या हो जाएगा, 1100 में अगर बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए। तो CP अगर आपका 800 है और बेच कितने में रहे, खरीद कितने में रहे, 800 में बेच कितने में रहे, 1100 में, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 300 का गुणित 100 परसेंटेज में आप चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 300/8%।
300/8%, या फिर इसमें दिया होगा, या फिर आपको इसमें थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 बचेगा 6, 8 सते 56, 8 पंच 40, 37.5% ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुल दूरी का 1/2 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 1/4 भाग 48 किलोमीटर पर आवर तथा बाकी का 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। औसत चाल आपको बताना है। कोई इंसान है कि जो एक दूरी तय करता है, उसका 1/2 भाग किस स्पीड से जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसका 1/4 भाग किस स्पीड से जाता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी जो बचता है कितना स्पीड से जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको उसकी औसत चाल आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको पार्ट दिया रहे 1/2 भाग 1/4 भाग, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है 2 और 4, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4। हम मानते हैं जो पूरी दूरी है वो कितना है 4, कितना है पूरी दूरी कितना है 4। अब 4 में से कह रहा है 1/2 भाग किस स्पीड से जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1/2 भाग का मतलब 2 भाग, 1/2 भाग का मतलब 2 किस स्पीड से जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब कह रहा है इसका 1/4, 4 का 1/4 भाग मतलब 1 किस स्पीड से जाता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कह रहा बाकी का भाग, अब यहाँ 2 भाग चल लिया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 भाग चल लिया 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बचा कितना 1, क्योंकि टोटल 4 ही है। 1 बचा, 1 कितना जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर आपको एवरेज निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको दिया जाए औसत चाल निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन क्या होता है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हमने निकाल लिया है, मन माना है 4। टोटल डिस्टेंस हमने दूरी कितनी मानी है 4, डिस्टेंस हमने क्या माना है 4। अब आपको निकालना टोटल टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या आपको दिया है 2 किस स्पीड से जाता है 20, प्लस यहाँ डिस्टेंस हमने क्या माना 1 किस स्पीड जा रहा है 48, प्लस यहाँ डिस्टेंस हमने क्या माना है 1 किस स्पीड जा रहा है 80। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप क्या मिल जाएगा औसत चाल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति है 4 सही 1/6 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करता है और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। मतलब डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी चल के आ रहा है, तो उसकी औसत चाल को बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपका एक ही दिन में पूछा है। 11 जनवरी को आपने देखा कि डिस्टेंस टाइम और वर्क से, या फिर स्पीड और टाइम स्पेड और डिस्टेंस है, ये एक ही दिन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक इसके पहले का क्वेश्चन, एक ये दूसरा क्वेश्चन। दोनों हमने बता दिया कि अगर 3 डिस्टेंस दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर 2 यहाँ दिया है, यहाँ जैसे 1 चाल ये दिया है 1 चाल ये दिया, आपको औसत चाल पूछा है, इसका फॉर्मूला अलग होता है, वो भी आपको हम बता देते हैं। इसलिए दोनों क्वेश्चन को हमने पास में रखा है ताकि चीज़ें आपको कंपेरिजन से समझ में आ जाए। अब यहाँ दिया गया कोई व्यक्ति 4 सही 1/6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, मीटर पर सेकंड की स्पीड जाता है। इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 6 × 24 से 25/6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं 18/6 से, 18/5 से, 18/5 से, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है तो हमें इसे भी किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे 5 × 5 = 25, 6 × 3 = 18, क्या आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड क्या है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। तो एक स्पीड S1 क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, S2 क्या निकाला हमने 12 किलोमीटर पर आवर। अब इसका फॉर्मूला होता है 2S1 × S2/S1 + S2। अब यहाँ रखेंगे 2 × 15 × 12 बटे क्या हो जाएगा 15 + 12, 15 + 12 क्या हो जाएगा 27, सीधा 27 लिख लेते हैं, 27 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 5 × 20 = 40/3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा उसका औसत चाल हो जाएगा। अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए कि औसत चाल जो भी होगा, अगर 2 औसत चाल दिया गया जैसे 20 और 40 आपका औसत चाल दिया गया है, तो चाल जो भी दिया गया है जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो औसत चाल जो भी होगा 20 और 40 के बीच में ही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन अगर 20 और 40 के आसपास अगर दिया है, बीच में दिया है, तो वही आपका आंसर हो सकता है। अगर 40 से ज़्यादा दिया है, 20 से कम दिया है, वो आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राशि 8,000 रुपये 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,061 हो गया, तो समय अर्धवार्षिक है, तो वो दर ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है टाइम, आपको क्या बताना है टाइम, सॉरी यहाँ पर दर है, टाइम आपको बताना है, समय ज्ञात कीजिए। दर यहाँ 10% दिया गया है, टाइम आपको बताना है। अब कह रहा कोई राशि 8,000 है, राशि कितना है 8,000। अब 10% की दर से
छमाही अगर काउंट किया जाए, अर्धवार्षिक समय क्या है, अर्धवार्षिक है, तो कितने समय में हो जा रहा है, कितना 9261, कितने समय बाद 9261 हो जा रहा है। अगर यहाँ पर CI दिया गया, चक्रवृद्धि दिया गया, तो चक्रवृद्धि जब आपने पढ़ा होगा तो एक चीज़ आपने देखा होगा, अगर हमें समय में अगर पीछे आना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। और अगर समय में आगे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं या फिर क्यूब करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्या है, क्यूब रूट आपको दिख रहा होगा 20 का, यहाँ 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो समय आपको 2 साल होता है, क्यूब रूट करेंगे समय आपका 3 साल होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 20:21 आ जाएगा। हमने क्यूब रूट किया तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 3। टाइम क्या हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा, 3 साल नहीं 3 छमाही हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में 18 महीने भी दे सकता है 18 महीने, या फिर आप देख सकते हैं 1.5 साल, 3 साल भी दे सकता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 आ रहा है तो 3 साल मार्क के ऑप्शन में आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 3 साल नहीं, क्योंकि यहाँ पे छमाही वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। तो ऑप्शन में आपका 18 महीने हो सकता है, क्षेत्रीय 18, या फिर 1.5 साल दिया हो सकता है। 2 में से एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। अब आपको चेक करना है, अगर 5%, अब चेक करना कि ये बात सही है गलत है। अगर चेक करना हो तो आपको क्या दिया गया है, सालाना रेट क्या है 10%, लेकिन काउंट क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक। तो 10% बटे 2, अर्धवार्षिक कर रहा है तो मतलब 5%, 6 महीने में कितना ले रहा है ब्याज, 5%। अब यहाँ पे देखें क्या 5% आ रहा है, 20 का 6 महीने में 21 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है कितने में, 20 में, गुणते 100, तो 20 पंजे 100, 5% आपका आंसर सही है। मतलब 3 साल आपका, 3 साल मतलब 3 छमाही आपका आंसर सही है। टाइम क्या होगा, 3 छमाही मतलब 18 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.2 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 0.2 और 1.8। अभी हमने बताया कि मीन प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिया है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या होता है, √A और B। और दिया गया थर्ड प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या होता है, B²/A। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है मीन प्रोपोर्शन √A/B, तो क्या गया 1.2 गुणते 10.8। अनुपात क्या दिएगा, थर्ड प्रोपोर्शन, रेशियो आपसे पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, B² B² क्या हो जाएगा, 1.2 × 1.2 डिवाइड बाई 0.2। अब 0.2 से काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, क्या आ जाएगा 6, तो 72 मतलब 7.2 आ जाएगा। अब ये रूट में है पूरा, 7.2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि 108 लिखा गया है। अब कैलकुलेशन आपकी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। 108 क्या हो जाएगा, बर्नमीय क्या होता है 108, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.2 गुणते 9। इसको हम लिख सकते हैं 10.8 को 1.2 गुणते 9 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि बर्नमीय क्या हो जाएगा 108 10.8। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1.2 यहाँ भी 1.2, रूट के बाहर क्या आ जाएगा 1.2 गुणते, रूट के अंदर ना हो रूट के बाहर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 32.36। यहाँ पर करते हैं, यहाँ क्या आ गया 32.36 मतलब 3.6 अनुपात यहाँ क्या है 7 तो दशमलव कटा 36 × 72, 1:2 आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5 रुपये में 3 पेंसिल, कोई व्यक्ति है 5 रुपये में 3 पेंसिल खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 पेंसिल बेच देता है। कह रहा है कि ये 5 रुपये में कितना खरीदता है, 3 पेंसिल खरीदता है, 5 रुपये में 3 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपये में 5 पेंसिल बेच देता है। इस तरह क्वेश्चन आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों की, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछता है और एसएससी तो लगभग हर शिफ्ट में जीडी के ऐसे क्वेश्चन 1-2 डाल रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो गुड्स आपका दिया हो, जो भी माल आपका दिया हो, या पेंसिल दिया हो, पेन दिया हो, टॉफ़ी दिया हो, किताब दिया हो, उसको हमें हमेशा इक्वल करना होता है। अब यहाँ 3 दिया, यहाँ 5 दिया, इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 25 रुपये में क्या हो जाएगा 15 पेंसिल, यहाँ करेंगे तो 9 रुपये में क्या हो जाएगा 15 पेंसिल। अब गुड्स बराबर हो गया 15 पेंसिल, माल क्या हो गया बराबर हो गया, गुड्स बराबर हो गया। अब यहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 15 पेंसिल हमने कितने में खरीदी थी 25 रुपये में, और 15 पेंसिल हमने कितने में बेची 9 रुपये में। कितने लॉस हो रहा है 16 का, कितने लॉस हो रहा है 25 पे गुणते 100, 25 चौका 100, तो कितना लॉस हो रहा है 16 चौका 64% का में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मैन कैन 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, और अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। 1 घंटे में एक आदमी 18 किलोमीटर धारा के साथ जाता है और 1 घंटे में 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। तो आपको बताना है कि शांत जब चल रहेगा, शांत धारा में उसकी चाल कितनी होगी। 18 किलोमीटर पर आवर क्या है, उसका डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, उसकी चाल क्या है 18 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ, और धारा के विपरीत क्या है 10 किलोमीटर पर आवर।
आपको बताना है कि जब धारा स्थिर होगी, जब शांत जल में उसकी चाल क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हम मानते हैं शांत धारा क्या है x, तो d + u/2, इनको जब ऐड करेंगे 28 बटे क्या आ जाएगा 2 करेंगे 14 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा उसका शांत धारा में क्या हो जाएगा उसकी चाल हो जाएगी। अगला सवाल है, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 हैं। अनजाने में से एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 लिख दिए गए और दूसरे छात्र का अंक 48 के बजाय 84 लिख दिया गया। इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है जहाँ पे अंकों में गड़बड़ी करके औसत आपसे पूछा जाता है। आपको सही औसत बताना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 30 छात्र हैं जिनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है 76 है। पूर्णांक ये 100 है, तो 100 आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, 100 का कोई मतलब नहीं है। 30 छात्रों द्वारा औसत अंक क्या है 76 है, तो टोटल अंक आप निकाल सकते हैं 30 × 76, यहाँ करेंगे तो 3 × 18, 3 × 21 तो 22, टोटल अंक क्या है 2280। अब कह रहा है अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 लिख दिए गए, मतलब उसको कितने मिले थे 65 मिले थे, लेकिन चढ़ा कितना दिया, लिख कितना दिया 56, तो कितना कम लिखा है 9, तो यहाँ पर 9 को आप ऐड कर लेंगे। आगे अब लिखा गया है कि दूसरे छात्र को 48 के बजाय 84 लिख दिए, उसको मिला था 48 अंक, लेकिन कितना चढ़ा दिया 84 अंक। कितना ज़्यादा कर दिए हैं 48 2 50, 30 32 4 36, कितना लिख दिए 36 ज़्यादा लिख दिए हैं, तो 36 को हमको यहाँ पे कम कर देना है। ये चीज़ें आपको फिर से समझा देते हैं कि 36 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितना था 76, औसत अंक क्या 76, तो टोटल अंक आप निकाल लिए 30 × 76 कितना आ गया 2280। अब कह रहा है कि एक छात्र जिसको 65 अंक मिले थे उसको हमने 56 लिख दिया, तो कुछ कम नहीं लिख दिया, कितना कम लिखे हैं 9 लिख दिए, तो 9 को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें कम 9 अंक उन्होंने कम ऐड किया था, तो यहाँ पर हम 9 पूरा ऐड कर देते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे 48 दूसरे छात्र का क्या था 48 मिला था, लेकिन उसको हम कितना लिख दिए 84 लिख दिए, मतलब मिला था उसको 48, लेकिन ऐड कितना हो गया 84, तो जो भी ज़्यादा हुआ उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ 36 क्या था ज़्यादा, तो उसको हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2289 माइनस क्या करेंगे 36, तो क्या आ जाएगा 3 5 2253। अब 2253 को डिवाइड किससे कर दीजिए 30 से, क्योंकि छात्र कितने हैं 30, यहाँ आ जाएगा पॉइंट 3 7 कहीं 3 5 15 1 75 का आपका हो जाएगा औसत अंक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 1 लाख रुपए है, अंकित मूल्य क्या है 1 लाख रुपए। दुकानदार इस पर एक बार 20% का छूट देता है, एक बार 10% का छूट देता है, तो बताइए कि विक्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 2 लगातार छूट दे रहा है, कितना एक 20% का छूट दे रहा है, एक 10% का छूट दे रहा है। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब लगातार छूट का आपका प्रश्न आए तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है A + B - A × B/100। ए बी क्या है छूट है, यहाँ पर क्या छूट दे रहा है 20 + 10 माइनस करेंगे विद 200 डिवाइड करेंगे 2 माइनस क्या आएगा 2, तो कितना छूट मिल रहा है उसको 28% का। कितना छूट मिल रहा है 28 20 10 30 माइनस करेंगे 28% का, तो 1 लाख का 28% क्या होगा 28,000। 28,000 छूट दे रहा है तो सामान कितने में बेच रहा है 72,000 में, कितने में बेच रहा है 72,000। 72,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। SSC GD में 11 तारीख के कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिए हैं। और भी प्रश्न थे जो थोड़े बहुत ही सिंपल थे, तो उनको हमने नहीं लिया, जो लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे आगे एग्जाम में पूछा जाएगा, आगे क्वेश्चन रिपीट होंगे, और ये 100% रिपीट भी होगा, क्योंकि 10 तारीख को भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे और 11 तारीख को भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अंक बदल के। तो इनकी आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, इनकी आपको अच्छी से तैयारी करनी है, ताकि आगे भी क्वेश्चन में आगे जो एग्जाम होने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व कर पाएँ। मैथ की ऐसी प्रिपरेशन ऐसी प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।